आपने सुभाष चंद्र बोस के जन्म को देखा, किस तरह से कलकत्ता में इनको नज़रबंद किया गया और वहाँ पर जियाउद्दीन के भेष में जो है यह वहाँ से निकलते हैं। फिर कलकत्ता, पेशावर, काबुल, रूस होते हुए जर्मनी पहुँचते हैं। जर्मनी में इनकी मुलाकात हिटलर से होती है, जहाँ इटली और जर्मनी में कैद सैनिकों की सहायता से मुक्ति सेना बनाई जाती है और वहाँ उन्होंने ड्रेसडन में अपनी ऑफिस बनाई और बर्लिन से भारत की जनता को संबोधित किया और यहाँ की जनता ने यहीं पर इन्हें नेताजी कहा। कुछ लोगों ने कहा कि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के बुलाया। अन्य उपाधियों में देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और देशभक्तों का देशभक्त गांधी के द्वारा इनको कहा गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी मोड़ लेती है तब जब जो है 7 दिसंबर 1941 को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया था। अब जब जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नजदीकियां सुभाष चंद्र बोस की बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है कि जापान अब ब्रिटेन के आंख की किरकिरी बनेगा, उधर अमेरिका ब्रिटेन के साथ है, तो कई सारी बातें हो गई। अब कहानी इधर आगे बढ़ती है। जब जापान 7 दिसंबर 1941 को जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो गया तो कहा जाता है कि इन दिनों, जिन दिनों ये सारी घटना हो रही है, उन दिनों जापान में एक ऐसे क्रांतिकारी रह रहे हैं लंबे समय से जिनके बारे में आपको याद होगा। जी हां, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। 7 दिसंबर 1941 को जापान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल हो जाता है और उसी समय जापान में भारत के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं। उनका नाम, बड़े क्रांतिकारी थे। तो इन दिनों यहां कौन था? इन दिनों यहां रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस की बात बताता हूं। आपको याद होगा कि जब राजधानी, कैपिटल, ठीक है, शिफ्ट हो रहा था कलकत्ता से दिल्ली, तो आपको याद होगा कि रास बिहारी बोस ही मास्टरमाइंड थे, जिनके दिशा निर्देश में बसंत बिस्वास और मनमथ नाथ जैसे लोगों ने चांदनी चौक पर होर्डिंग के ऊपर बम फेंका था। याद आ रहा है कि नहीं? चांदनी चौक। तो फिर उसके बाद रास बिहारी बोस यहां से निकल जाते हैं और फिर, जी बिल्कुल, तो रास बिहारी बोस वहां पर मौजूद रहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम सुभाष चंद्र बोस को रोकेंगे। अब रास बिहारी बोस के बारे में यहां देखिए क्या बात है। रास बिहारी बोस उस समय यहां पर थे। कहा जाता है कि रास बिहारी बोस ने, ठीक है, रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को जो है इन्होंने भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। ठीक है, भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग भी। और जब सम्मेलन बुलाया तो उसी सम्मेलन में इन्होंने एक घोषणा की थी, बनाई नहीं थी, घोषणा की थी। घोषणा शब्द ध्यान रखना कि घोषणा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो इन्होंने घोषणा की, और क्या घोषणा की कि हम भारतीय स्वतंत्रता लीग की घोषणा करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की घोषणा करते हैं, आजाद हिंद फौज की घोषणा करते हैं। तो अभी ये विचार है, अभी इसका मूर्त रूप नहीं आया है। तो इन्होंने घोषणा की, किसकी घोषणा? भारतीय स्वतंत्रता लीग की, भारतीय स्वतंत्रता लीग की। इसी को कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इसी को आजाद हिंद फौज। तो इन्होंने सम्मेलन बुलाया और यहां पर जो है आप देखेंगे कि घोषणा की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, भारतीय स्वतंत्रता लीग की, या फिर आजाद हिंद फौज की। अब देखिए, इसके बाद, इस सम्मेलन के बाद एक और सम्मेलन बुलाया गया। ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन के बाद एक और सम्मेलन बुलाया गया 14 जून से 23 जून 1942 तक।
और वह सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में, इसलिए अगला सम्मेलन जो होगा उसको बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो अगला हुआ बैंकॉक सम्मेलन। क्या हुआ? बैंकॉक सम्मेलन। बैंकॉक सम्मेलन बुलाया गया 14 जून से 23 जून के बीच। और कहा जाता है कि इसी बैंकॉक सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन के? इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस, ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष रासबिहारी बोस थे। और यहां कहा जाता है कि इसी बैंकॉक में यहां पर इनकी अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विधिवत तरीके से स्थापना कर दी गई। तो जब भी प्रश्न आए तो बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद फौज का विधिवत तरीके से स्थापना की गई। लेकिन पहली बार जो सम्मेलन बुलाया गया था वो 28 मार्च 1942 को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया और जून में 14 जून से 23 जून तक ये मीटिंग हुआ, ठीक है, 1942 में। और यहां पर आप देखेंगे कि विधिवत रूप से लिख लीजिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।